नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल स्पेशल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ किया। बता दें कि इस दौरान उन्होंने उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी वहां मौजूद रहे और दोनों ही नेताओं ने सभा को संबोधित किया। विकसित मध्य प्रदेश से विकसित भारत की यात्रा में आज का ये कार्यक्रम बहुत ही अहम है। इस भव्य आयोजन के लिए मैं मोहन जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, भारत है यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश सरकार सतत विकास और औद्योगिक निवेश की दिशा में लगातार अपनी निर्बाध गति से आगे बढ़ने के संकल्प को धारण करके गठन के साथ लगातार आगे बढ़ रही है। आज जब हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट तो इसकी थीम ही अपने आप में उत्साहवर्धक है। अनंत संभावनाएं जो मध्य प्रदेश में उद्योग और निवेश की असीम संभावनाओं को दर्शाती है। अनंत संभावनाएं केवल एक विचार नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में अवसरों की व्यापकता को दर्शाने वाला दृष्टिकोण है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास का मंत्र दिया है, जिसमें संदेश समाहित है। जब संभावनाओं के अनंत आकाश में हम सब मिलकर आशाओं की ज्योत जलाते हैं तो एक नहीं बल्कि सभी के आंगन रोशन होते हैं और यही हमारी सनातन। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की, जिन्होंने 45 देशों के मिशन प्रमुखों और राजदूतों के साथ काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में सफारी करते वो नजर आए। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए अपनी बातों को भी रखा। बहुत अच्छा रहा कि बहुत नजदीक गए, राइनो भी दिखाई दिया, वाटर बफलो भी था, डियर भी था। तो हमारे लिए तो माने जो हम किताब में देखते हैं या कभी फिल्म में देखते हैं, बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस था। जो डेलीगेट आया है वो बोला है अमेजिंग। हाँ, इनसे पूछे मेरे साथ अभी नहीं, जो जॉर्जिया के एम्बेसडर थे तो उन्होंने कहा देखिए ये हफ्ते हम महाकुंभ भी गए और फिर यहाँ भी आ गए, तो मेरे लिए तो बस तो बहुत नहीं, बहुत सचमुच बहुत अच्छा रहा। तो आई एम वेरी हैप्पी टू सी नाउ मोर। भाई किसी का फोन बज रहा है। दैट लॉट ऑफ टूरिस्ट आर ग्रोइंग। We are of course here for Advantage Assam. We are going to Guwahati after this. So we want to get more, not Assam and Northeast states, give it a higher profile, get more international interest, more tourists, more investors. So I think it's a very good direction, and to see this early morning, it's a great way to start a day. So Kaziranga has witnessed highest tourist flow in the last 20 years. That's what I heard. तो बता रहे थे मुझे कि इस साल I think already 3 lakhs they have already crossed. तो अच्छा, it's a good trend that क्योंकि प्रधानमंत्री कहते हैं इवन विद इन कंट्री की हम सबको अलग अलग स्टेट जाना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ इतना सारा नेचुरल टूरिज्म भी है और क्रिएटिव टूरिज्म भी है, तो अच्छी बात है। चलिए बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे दिल्ली विधानसभा के सत्र की, जो कि आज से शुरू हो चुका है। वहीं आज नवनिर्वाचित तमाम विधायकों ने आज शपथ लिया। वहीं 8वीं विधानसभा के पहले सत्र को लेकर के भाजपा जो है वो बेहद उत्साहित नजर आई। इस बीच सत्र शुरू होने से पहले भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। हमारे लिए तो ये एक शुरुआत है और मुझे उम्मीद है कि दिल्ली की जनता से जो
की जो उम्मीदें हैं वो हमारी सरकार पूरा करेगी और उस दिशा में सब लोग काम करेंगे। जी, आरसीसी भी एलओपी बनाई गई है, एक महिला मुख्यमंत्री के सामने महिला उनकी भी है। थैंक यू सो मच। शुभकामनाएं देता हूं कि कम से कम पॉजिटिव एजेंडे के साथ काम करें। जिस तरह से 11 सालों में काम किया उस नीति को छोड़कर सरकार के साथ मिलकर काम करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी की, जिन्हें आप विधायकों के साथ हुई बैठक में विधायक दल का नेता चुने जाने पर अरविंद सिंह लवली ने जो है आतिशी को बधाई दी और विपक्ष की नेता चुने जाने पर उन्हें बधाई दी। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ कि वो लीडर ऑपोजिशन बनी है, तो मुझे उम्मीद है वो दिल्ली के लिए काम करेंगे। मेरी सिंपैथी भी है उनके साथ और मेरी हमेशा उनके साथ सिंपैथी रही है, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता था जब उनकी अपनी पार्टी के लोग ही उनको बार बार अस्थायी सीएम कहते थे। तो मुझे उम्मीद है कि वो स्थायी रूप से विपक्ष की नेता बनेंगे। थैंक यू सो मच। दिल्ली की 8वीं विधानसभा के पहले सत्र के दौरान तमाम नवनिर्वाचित विधायकों ने आज शपथ लिया। एक एक करके जो है सभी ने शपथ लिया। वहीं इस विधानसभा सत्र के शुरू होने से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई। दिल्ली की नई सरकार 27 साल के बाद में दिल्ली की आशाओं के साथ में बनी है। मैं सभी दिल्ली वासियों को ये विश्वास के साथ में कहना चाहता हूं कि आपकी जो आशाएं थी और जो आपका विश्वास था उस पर हमारी सरकार बिल्कुल खरी उतरेगी। 100% हमने जो वायदे किए चुनाव में उन सारे वायदों को पूरा करेंगे। और मैं साथ ही हमारी जो विपक्ष की पार्टी है उनसे भी कहना चाहता हूं कि हमें उनका भी साथ चाहिए। हम चाहेंगे कि विधानसभा का सत्र इसमें अच्छे प्रस्ताव पास हों, अच्छे कानून बने जो दिल्ली वासियों के काम आ सकें, दिल्ली को नई ऊंचाइयों तक लेकर जा सकें। और हम दिल्ली को, मैं कोई ये दावा नहीं करता कि लंदन बनाएंगे, पेरिस बनाएंगे, मगर हम एक अच्छी सुंदर विकसित राजधानी के रूप में विकसित करेंगे। ये हमारी सरकार का संकल्प है। बहुत सारी हमारी प्राथमिकताएं रहेंगी। समय समय पर आप सबको बताया जाएगा और हमारे सारे विधायक, हमारे सारे मंत्री मुख्यमंत्री जी के साथ में मिलकर उनके मार्गदर्शन में दिल्ली में 24 घंटा 365 दिन एक करेंगे, खूब मेहनत करेंगे। गांव में, कॉलोनियों में, झुग्गियों में जो विकास की कमी है उसको पूरा करेंगे और एक अच्छी विकसित दिल्ली बनाएंगे। एक नया अध्याय लिखने का मौका है। दिल्ली को दोबारा से विकसित दिल्ली बनाया जाए, दिल्ली को खूबसूरत बनाया जाए। दिल्ली की गंदगी, जैसे आपदा को दिल्ली से निकाला है, अब दिल्ली से गंदगी को निकालना है, गंदे पानी को निकालना है, साफ यमुना जी को लेके आना है, गंदी सड़कों को बाहर निकालना है। तो ये एक नया इतिहास आज के दिन लिखा जाए। जी, विधानसभा का नया सत्र शुरू हो रहा है। दिल्ली के लोगों ने हमें विपक्ष की जिम्मेदारी दी है और हम दिल्ली के लोगों की आवाज बुलंदी से विधानसभा में उठाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली वालों को वादा किया था, गारंटी दी थी कि पहली कैबिनेट के मीटिंग में 2,500 रुपये प्रति माह हर महिला को देने की स्कीम पास होगी। वो अभी तक नहीं हुई। 8 मार्च तक पहली किश्त का वादा था, तो 2,500 रुपये दिल्ली की हर महिला को मिले। इस बात को भी हम बुलंदी से विधानसभा में उठाएंगे। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे यूपी बोर्ड की परीक्षाओं की, जो आज से जो है वो शुरू हो गई है। वहीं यूपी बोर्ड परीक्षाओं पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जो है छात्रों को शुभकामनाएं दी। परीक्षाएं आज से प्रारंभ हो रही हैं। पूरे प्रदेश के छात्रों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और जीवन के हर पहलू में उनका आगे बढ़ने का अवसर मिले। परीक्षार्थियों से कहता हूं कि मन से पढ़ाई करें, तनाव को एकदम अपने ऊपर हावी न होने दें और अंक तालिका की जो होड़ है उससे में अलग हट करके ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमको सबको जुटना है और पूरी सरकार
अपने बच्चों के साथ, परीक्षार्थियों के साथ खड़ी है। नकल माफियाओं के लिए भी बड़ी पूरी तरह से नकल माफियाओं पर अंकुश लगाते हुए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। एक बड़ा अहम सवाल है सर, कल इंडिया मैच जीत गया है ये पाकिस्तान को। भारत जिस ढंग से मैच जीता है, पहले से ही ये तय माना जा रहा था कि भारत की टीम पाकिस्तान को परास्त करेगी और उसी के अनुकूल परिणाम आए। मैं विजेता टीम को, कप्तान साहब को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। भारत इसी प्रकार खेल जगत में चरमोत्कर्ष प्राप्त करता रहे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए बहुत बड़ा अद्भुत काम किया है। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर की, जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में हैं और वहां पर निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए हुए बजट की जमकर सराहना करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि कुछ दिनों पहले जो बजट निर्मला सीतारमण ने पेश किया है वह आने वाले दिनों में भारत के साथ साथ यहाँ के लोगों की मजबूती में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सुनील जी और उपस्थित सभी मीडिया के मेरे बंधुओं, हाल ही में माननीय निर्मला सीतारमण जी ने वित्त वर्ष 2025-26 का बजट देश के सामने पेश किया और हम कह सकते हैं ये बजट भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में ले जाने के लिए बहुत अहम रोल अदा करेगा। और जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का है कि 2047 में या उससे पहले भारत एक डेवलप्ड नेशन के रूप में, एक विकसित भारत के रूप में बनकर उभरे और बहुत सारे पहलुओं को उसमें ध्यान में रखकर बजट को लाए हैं। अगर आप पिछले 10 वर्ष मोदी सरकार के देखेंगे तो पहले दिन जो मोदी जी ने कहा था पिछले 10 सालों में करके दिखाया। कहा था गरीब की, मजदूर की, महिला की, जवान की, किसान की सरकार होगी, वो करके दिखाया। 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से पिछले 10 वर्षों में बाहर निकाला है। 12 करोड़ जहां एक और रसोई गैस के सिलेंडर दिए, 13 करोड़ घरों को नल से जल दिया, 4 करोड़ पक्के मकान बनाए और 60 करोड़ लोगों को मुफ्त में इलाज दिया, 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया। तो इस बजट में मध्यम वर्ग को एक बहुत बड़ी राहत दी, जो किसी ने सोचा नहीं था, जिसके अनुमान तक नहीं लगाए गए थे। उस सोच से भी ज्यादा बढ़कर नरेंद्र मोदी जी ने 12 लाख रुपए की आमदन तक जीरो टैक्स कर दिया, जीरो टैक्स। और एक कारण आप देखिए, कांग्रेस की सरकार थी तो 2014 तक भी 2 लाख रुपए की आमदन के बाद आपको टैक्स देना पड़ता था। लेकिन पिछले 10 सालों में 2 लाख से बढ़ा के 7 लाख तक लाए और 7 लाख से सीधा 12 लाख तक लाके जीरो टैक्स कर दिया। यानी कि अगर आप हर महीने 1 लाख रुपया कमाते हो तब भी आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हमें दुनिया के बहुत सारे देशों में जाने का अवसर मिलता है, वहां कितना ज्यादा टैक्स लगता है, और भारत में मध्यम वर्ग को बहुत बड़ी राहत दी है। इसके साथ साथ मान लीजिए आपको किराया मिलता है तो उस पर भी टीडीएस जब कटता था तो लगभग 2.5 लाख रुपए पे कटना शुरू हो जाता, अब 6 लाख तक उस पे नहीं कटेगा। हमारे वरिष्ठ जनों के लिए 50,000 रुपए की बजाय अब 1 लाख रुपए तक उनकी जो ब्याज की आमदन है वहां तक कर दिया है। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे राजस्थान विधानसभा की, जहां कांग्रेस के 6 विधायकों को निलंबित किया गया है, जिसके बाद से ही लगातार कांग्रेस का जो है वो धरना प्रदर्शन जारी है। इस बीच राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता जो हैं उन्होंने इस निलंबन और आंदोलन पर अपनी बातों को रखा है। देखिए, सरकार ऐसे तानाशाही करे, ऐसा होता नहीं है। आप विपक्ष को बोलने ही नहीं दो, आपके मंत्री खुद चला के गतिरोध पैदा करें और उसके बाद आप सुलह भी नहीं करना चाहें। लगातार आप देख रहे हो 3 दिनों से हम लोग विधानसभा के अंदर रह रहे हैं, वहीं सो रहे हैं, और इनको जरा सा भी ये नहीं है कि भाई ये भी माननीय सदस्य हैं और इनके भी यहाँ पे अधिकार हैं, इनकी भी यहाँ पे बात होनी चाहिए। उन बातों पे तो कोई ध्यान ही नहीं है।
आज हम आने वाले समय के लिए रणनीति भी तय करेंगे। हमारे विधायक दल की बैठक भी है और विधानसभा घेराव का भी हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा बड़ा प्रदर्शन यहाँ पे किया जाएगा। इस प्रकार से अगर ये लोग करेंगे तो लगातार इस प्रकार के प्रदर्शन हमको करने पड़ेंगे। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे महाकुंभ की, जिसे लेकर के एक बार फिर से सपा नेताओं की बोल बिगड़ती नजर आई है। इस बीच शिवपाल यादव ने महाकुंभ को लेकर के भाजपा पर हमला बोला है और कहा है कि वहां पर व्यवस्था सही नहीं है, साथ ही पानी भी साफ सुथरा नहीं है। और फिर जब गंगा सर, कुंभ की अव्यवस्थाओं को लेकर के आप लोगों ने हमेशा सरकार को घेरा है। एक बड़ा संवेदनशील मामला आया है, पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की है कि महिलाओं के जो कपड़े बदलते हुए, नहाते हुए वीडियो वहां बनाए जा रहे हैं। हालांकि गिरफ्तारी भी इस मामले में हो रही है। तो देखिए, मैंने कई बार कहा कि ये आस्था और व्यवस्था का समन्वय नहीं कर पाए, तो उसकी वजह से ये सब हुआ है। और साफ पानी भी नहीं दे पाए, और साफ पानी तो अगर दिया तो केवल वीआईपी लोगों को, और जो इन्होंने प्रचार प्रसार करके सबको बुला लिया है। हमेशा कुंभ तो हमेशा लगा है, सदियों पुराना कुंभ था। हमारी सरकार में भी 2 बार कुंभ, तो कभी अव्यवस्था नहीं हुई है, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई है, और कुंभ लगा ही आया। और जो इन्होंने कहा था 100 करोड़, और फिर इनकी गिनती बहुत मजबूत है, तुरंत गिन लिए। और मरे हुए जो घटना हुई है, जो मरे हैं 2-2 जगह, उनकी गिनती अभी तक नहीं हो पाई। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।